Hello students, welcome to VAS IAS. Myself Abhishek Mishra. Now in last video, I have discussed the first question of Political Science paper number 1 UPSC Mains 2023. Now in this video, I am going to discuss the second question of paper number 1. Okay, तो इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1 रहा है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 3 सब पार्ट्स है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आप एक बेटर वे में हर एक क्वेश्चन का आंसर या उसका सब्जेक्ट मैटर जान पाए कि एक्चुअली में क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और उसमें क्या क्या आपको मटेरियल डालना चाहिए था। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला वाला सेक्शन था, जो फर्स्ट सब पार्ट था, उसमें क्वेश्चन कह रहा है सक्सेस ऑफ कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज लाइज इन द स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर, एक्सप्लेन। एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन नियर अबाउट 250 वर्ड्स, क्योंकि ये 20 मार्क्स का प्रश्न है तो इसका मतलब है आपको 240-250 शब्द में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आया तो आपके टॉपिक डेमोक्रेसी से है, जो जनरली हम लोगों का एक टॉपिक है, सिलेबस का एक पार्ट है डेमोक्रेसी। बट ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने, आयोग ने क्या किया, इसको थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड जोड़ दिया है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको करंट मटेरियल डालना होगा, करंट से लेना होगा। तो यहां पर न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको न्यूज़पेपर से ये चीज अपडेट करनी होगी कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, लोकतंत्र में क्या क्या चीजें, घटनाएं घट रही हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो न्यूज़पेपर से मैटर आप यहां पर पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये करंट अफेयर्स से इन्होंने क्वेश्चन उठा करके पूछा है। आप अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दो चीजें हैं इसमें। वन इज द कंटेम्पररी डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज द स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर। मतलब समकालीन लोकतंत्र की सफलता राज्य द्वारा अपनी शक्तियों को सीमित करने में निहित है। मतलब अगर लोकतंत्र को हमें सफल बनाना है, समकालीन लोकतंत्र को, कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज को, तो इसका मतलब है स्टेट शुड हैव लिमिटेड रोल। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर स्टेट के लिमिटेड रोल का जिक्र करते हैं व्हेन ही सेज दैट कि भारत में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। तो जब हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है दैट स्टेट शुड कन्फाइन इट्स रोल, स्टेट शुड लिमिट इट्स रोल, कि हर काम राज्य का या हर काम सरकार का नहीं हो सकता। लोकतंत्र में राज्य की अपनी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं से आगे जाकर के गवर्नमेंट को या स्टेट को काम नहीं करना चाहिए। मतलब हर जगह राज्य को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि राज्य अगर एक लिमिट क्रॉस करके काम करेगी, इंटरफेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को उससे प्रॉब्लम होती है और पब्लिक रिवोल्ट करने लग जाती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो कई ऐसे अक्रॉस द ग्लोब आपको कंट्रीज दिखेंगी जहां पर ये हमने देखा है कि लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप से अनडेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ स्विच ओवर वो कर गए। तो आप यहां पर अपने क्वेश्चन में जो है रिसेंटली आप एग्जाम्पल आप म्यांमार का उठा सकते हैं, कई अफ्रीकन कंट्रीज का उठा सकते हैं आप, यू कैन कोट अफगानिस्तान ऑल्सो। तो अब आप ये देखेंगे कि इन 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 कई जगहों पर आप देखेंगे स्टेट का जो रोल है ना वो एक्सीड कर गया, राज्यों ने अपनी भूमिका बढ़ा ली है। तो आज की समस्या क्या है डेमोक्रेसीज में, कई स्टेट्स में जो है लोकतंत्र जो हो गया है वो एक सर्वलांस डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया है। मतलब जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के हर एक एरिया में इंटरफेयर करने लग गया। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया में भी जो विपक्षी दल हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो गवर्नमेंट पे आरोप लगाते रहते हैं कि राज्य जो है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मिसयूज हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने आंसर में इन सब चीजों का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप सबसे पहले डेमोक्रेसी से आप अपने आंसर को शुरुआत करिए। डेमोक्रेसी क्या होती है उसको लिखे, दैट डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपुल। ओके, डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ लॉ,
लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता के लिए, जनता से कार्य किया जाता है। अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है आप उसको कोट कर सकते हैं, जहां पर हम जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, जहां पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जहां पर रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है। तो इन सेंस आप डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर जो ये कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज है ना, तो कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज का मतलब है कि आप समकालीन लोकतंत्र के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझा सकते हैं कि कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज में हमें कैसे क्या देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया म्यांमार का, तो वो आप लिख सकते हैं, और या आप पिछले जो है 10 से 15 साल के भी एग्जांपल्स किसी कंट्री का आप कोट कर सकते हैं कि इस देश में जो है ऐसा देखने को मिला। तो अब डेमोक्रेसी समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए आपने अपने आंसर को शुरू किया। अब जब आप डेमोक्रेसी समझाएंगे तो आप यहां पर थिंकर का नाम लिख सकते हैं, आप यहां पर सैमुअल हंटिंगटन का जिक्र कर सकते हैं, उनके वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र कर सकते हैं, दैट डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन डिफरेंट वेव्स। तो आप उन वेव्स के थ्रू या राइटर का या थिंकर का नाम लेते हुए डेमोक्रेसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर यहां पर आप जब हम कहते हैं स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर, तो लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म का जिक्र हो सकता है, क्योंकि लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म यही अवधारणा ही है दैट स्टेट शुड हैव लिमिटेड रोल, और इकोनॉमी को जो है वो मार्केट को छोड़ देना चाहिए, मार्केट को ओपन कर देना चाहिए। तो अब इलेक्शन कराना, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट अगर किसी भी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कहलाएगी? तो ये कहीं का सेट पैटर्न नहीं है। आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख सकते हैं, इलेक्शंस तो होते हैं बट इट्स अ फेल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप। तो आप इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना तो लोकतंत्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। तमाम देशों में देखा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, राज्य, उनके थ्रू कहीं ना कहीं पब्लिक के लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाती है, चाहे उनका इकोनॉमिकल इशू हो या XYZ कोई भी इशू हो। तो स्टेट का अपना रोल एक लिमिटेड रोल होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहां पर हम स्टेट के ऑलरेडी रोल को कन्फाइन कर देते हैं। ना फंडामेंटल राइट्स राज्य की भूमिका को रोकते हैं। तो आप यहां पर स्टेट लिमिटिंग इट्स ओन पावर में आप फंडामेंटल राइट्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत के संविधान में इसीलिए स्टेट के लिमिटेड रूल का जिक्र किया गया है। अब आप देखेंगे कि जब स्टेट एक लिमिट से ज्यादा रोल प्ले करने लग जाता है, तो आप देखिए इंडिया में भी इमरजेंसी जैसी कंडीशन हमें देखने को मिली, जहां पर पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। तो एक दौर अब चलता है, या ये माना जाता है कि लिबरलिज्म या न्यू लिबरलिज्म की फिलॉसफीज को अगर आप देखेंगे तो वो दोनों फिलॉसफीज ये मानती है दैट स्टेट शुड हैव अ लिमिटेड रोल। और स्टेट शुड हैव अ लिमिटेड रोल मींस कि स्टेट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है। स्टेट एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहिए, और जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें भी जो है स्टेट के थ्रू मिसयूज नहीं होने देना चाहिए, फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की जुडिशरी हो, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। इंडिया में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अक्सर गवर्नमेंट और विपक्ष में जो है इंस्टीट्यूशंस को लेकर के लड़ाई होती रहती है। तो नंबर ऑफ वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जहां पर इस डेमोक्रेसीज फेल होती हुई हमें दिखी हैं। और डेमोक्रेसीज फेल होती हुई हमें इसीलिए दिखी क्योंकि स्टेट ने वहां पर अपना रोल बढ़ा दिया है। तो स्टेट का रोल बढ़ गया, दैट मींस दे हैव टर्न्ड इनटू अ सर्विलांस गवर्नमेंट। मींस सरकार आप पे नजर रख रही है, सरकार आपके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग कर रही है, वो आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, वो डिसाइड कर रही है ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर राज्य एक लिमिट से ज्यादा लोकतंत्र में काम करने लग जाते हैं तो डेमोक्रेसीज जो होती है वो फेल हो जाती हैं। इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को जो है वो मैटर, इस क्वेश्चन में इस मैटर को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे और ये सारा मैटर इस प्रश्न में आना चाहिए।
Now चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is from your Rawls theory of justice. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है Rawls idea of the liberal self is too individualistic. Okay, explain in this context the communitarian critic of Rawls theory of justice. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि Rawls idea of liberal self. तो दो तीन कीवर्ड है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें. पहला क्या है कि रॉल्स आइडिया ऑफ लिबरल सेल्फ इज टू इंडिविजुअलिस्टिक, और अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है इन दिस कॉन्टेक्स्ट कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. अब हिंदी में अगर इसको हम देखें तो लिखा हुआ है रॉल्स के उदारवादी स्व का विचार बहुत अधिक व्यक्तिवादी है. इस संदर्भ में रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की समुदायवादी आलोचना को स्पष्ट करिए. इसका मतलब है कि आपको कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ Rawls theory of justice बताना है, and you have to explain that how Rawls liberal self theory is too individualistic. तो अब आप यहाँ पे Rawls theory of justice से शुरुआत कर सकते हैं. ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं that Rawls is considered as one of the greatest thinker of the 20th century, and for Rawls justice is the first virtue, and Rawls is considered as a liberal thinker. तो रॉल्स जो हैं वो 20वीं शताब्दी के एक महान स्कॉलर्स, एक थिंकर के रूप में माने जाते हैं. उन्होंने न्याय का सिद्धांत किया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड ही डिड नॉट सपोर्ट द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो जो यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस थी बेंथम के द्वारा, उसको इन्होंने डिनाई किया और इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया. अब इनके न्याय के सिद्धांत को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखेंगे कि रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, तो रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जब, तो यू विल फाइंड दैट इन रॉल्स थ्योरी और इन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, इन्होंने बेसिकली एक इंडिविजुअल पे ज्यादा जोर दिया है. इन्होंने एक व्यक्ति को केंद्र में रखा है. इनके न्याय के सिद्धांत में एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है वो केंद्र में. तो ये एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्याय को मानते हैं. कहते हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू, और जब ये जस्टिस की बात करते हैं तो ये एक व्यक्ति पर जोर दे रहे हैं, कि इंडिविजुअलिज्म पे जोर दे रहे हैं. तो रॉल्स का जो लिबरल सेल्फ है उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने कहा दैट सेल्फ इज प्रायर टू एंड. तो आप सेल्फ इज प्रायर टू एंड एज इस कोटेशन का या इस लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं. तो फॉर रॉल्स सेल्फ इज प्रायर टू एंड का मतलब हो गया that Rawls believe that the man should have freedom to decide his end or goal. तो Rawls मानते हैं कि एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति की बात हो गई ना, तो एक इंडिविजुअल की बात हो गई. A man should have freedom to decide his end or goal, or the conception of what is right or wrong, or what is good or bad. तो इस तरीके से Rawls जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो कहते हैं दैट सेल्फ इज प्रायर टू एंड. तो ये चीजें आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं. फिर आपको कम्युनिटेरियन क्रिटिक की बात करनी है. तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक जो है रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उसमें आप कुछ कम्युनिटेरियन थिंकर्स का जिक्र कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो आप कुछ कम्युनिटेरियन थिंकर्स का नाम यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माइकल सैंडल का आप यूज कर सकते हैं नाम. फॉर एग्जांपल चार्ल्स टेलर का नाम लिख सकते हैं आप. फॉर एग्जांपल माइकल वेल्जर का नाम लिख सकते हैं आप. तो ये सारे कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं जिन्होंने रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना की है. अब क्या आलोचना की है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बेसिकली कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं ये, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मानना ये था कि एक व्यक्ति नहीं, एक समुदाय पे हमें महत्व देना चाहिए. तो इन्होंने सोसाइटी पर ज्यादा फोकस किया है, ना कि एक इंडिविजुअल पर. तो ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं है, और अगर समाज को न्याय मिलेगा तो व्यक्ति को अपने आप न्याय मिल जाएगा. सो फॉर रॉल्स सेल्फ इज प्रायर टू एंड, और जो आपके जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स हैं उनके लिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि सेल्फ जो है वो एंड से प्रायर होना चाहिए. तो वो इसका रिवर्स कर देते हैं, एंड इज प्रायर टू सेल्फ, इस तरीके की बात करते हैं. रॉल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, शुड हैव फ्रीडम टू चूज. तो कम्युनिटेरियन कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो कम्युनिटेरियन सजेस्ट दैट वी आर नॉट फ्री टू चूज आवर एंड.
हम अपने एंड को चूज करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। एंड इज ऑलरेडी गिवन एंड वी डिस्कवर आवर एंड रादर देन चूजिंग देम। तो इस तरीके से आप कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो राइट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, क्योंकि हम एक कम्युनिटी में, एक समाज में ही रहते हैं। Hence, distributive principle will emerge out of their understanding in community. तो communitarian critic of Rawls theory of justice आपको यहां पर explain करना है। और फिर ये भी कि communitarians ये भी मानते हैं कि ऐसा कहना कि जिसके पास freedom होती है to choose, वो बहुत अच्छा जीवन जी लेता है, will have a good life, तो ये इस बात को सपोर्ट नहीं करते। तो communitarian says that it is not necessary that the life of a person exercising his freedom of choice is superior to the life of person not exercising his freedom of choice। तो अगर कोई पर्सन है जिसको ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मिली हुई है तो उसका जीवन बड़ा अच्छा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो बात रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है, उसको कम्युनिटेरियन थिंकर जो होते हैं, जो है, उन्होंने वो उसकी आलोचना कर दी है। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारा मैटर इस क्वेश्चन में आएगा। तो पहले पार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करना होगा दैट हाउ रॉल्स थ्योरी ऑफ सेल्फ इज टू इंडिविजुअलिस्टिक। क्लियर यहां तक? नाउ मूविंग टू दी थर्ड पार्ट। नाउ दैट थर्ड पार्ट, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये बेसिकली पोस्ट बिहेवियरलिज्म से आया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? नाउ दिस क्वेश्चन इज दैट credo of relevance in post behavioralism advocates the importance of action science analysis। okay, उत्तर व्यवहारवाद में प्रासंगिकता का सिद्धांत क्रिया विज्ञान के महत्व समर्थन करता है। विश्लेषण करिए। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पोस्ट बिहेवियरलिज्म से आया है। जो आपका उत्तर व्यवहारवाद है वहीं से इस प्रश्न को पूछा गया है। अब उत्तर व्यवहारवाद, तो अब इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपका वर्ड लिमिट अपना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आप यहां पर बिहेवियरलिज्म से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेविड ईस्टन का नाम लेते हुए, लिखते हुए आप बिहेवियरलिज्म से शुरुआत कर सकते हैं कि बिहेवियरलिज्म क्या है। सो व्हाट इज बिहेवियरलिज्म? तो बिहेवियरलिज्म बिलीव्स इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। मतलब कि ये जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स, घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के पीछे या इन घटनाओं को समझने के लिए व्यवहारवाद जिक्र करता है मानव के, एक ह्यूमन बीइंग के एक्शंस पर, उसके बिहेवियर पर। तो जब हम स्टडी करते हैं एक पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर को, सो दैट इज बिहेवियरलिज्म। नॉट डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म की विचारधारा रखी। आगे चल करके आप देखेंगे इन 60s एंड 70s कई ऐसे इश्यूज रहे जो अमेरिका में इमर्ज करते हैं, पूरे ग्लोब में इमर्ज करते हैं, जैसे कोल्ड वॉर, या आप उसके बाद आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर। तो तमाम ऐसी घटनाएं रहीं जहां पर बिहेवियरलिज्म में कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो फाइनली आप देखेंगे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म की थ्योरी दी गई डेविड ईस्टन के द्वारा। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के खिलाफ नहीं है। तो बिहेवियरलिज्म को समझाते हुए अब आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे आ जाइए। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म, इट इज जस्ट द अमेंडमेंट इन बिहेवियरलिज्म। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि वो व्यवहारवाद में सुधार की बात करता है। जो व्यवहारवाद में कमियां थी उसके सुधार करके, उसमें रिफॉर्म करके एक नई विचारधारा लाई गई, दैट इज नोन एज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब आप बिहेवियरलिज्म के क्रीडो ऑफ रेलेवेंस को समझा सकते हैं। यहां पे आप ये भी बात जिक्र कर सकते हैं व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग बिहेवियरलिज्म कि द एम ऑफ बिहेवियरलिज्म वाज टू मेक पॉलिटिकल साइंस एज अ रियल साइंस। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या ये जो रियल साइंस के सब्जेक्ट है, तो बिहेवियरलिज्म का उद्देश्य ये भी था कि वो पॉलिटिकल साइंस को एक रियल साइंस के रूप में डेवलप कर सके। तो इस बात का भी आप जिक्र कर सकते हैं। और फिर फाइनली आप क्रीडो ऑफ रेलेवेंस पे आ जाते हैं कि इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म फॉलोइंग फीचर्स आर देयर। तो जो ये क्रीडो ऑफ रेलेवेंस है, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द फीचर्स इन योर पोस्ट बिहेवियरलिज्म।
अब इस पोस्ट बिहेवियरलिज्म के जो फीचर्स उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट टॉक्स अबाउट सब्सटेंस दैट फैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निक। तो ऐसे आप इनके जितने भी फीचर्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलेवेंस एंड एक्शंस वर द मेन स्लोगन इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म। नाउ सी, यहाँ लिखा भी हुआ है एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन साइंस। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में रेलेवेंस एंड एक्शंस वर द मेन स्लोगन। इट वॉज द अमेंडमेंट इन बिहेवियरलिज्म। ओके, ये व्यवहारवाद में एक सुधार था। इट एक्सटेंडेड बिहेवियरलिज्म। सो ऑल दीज आर द क्रीडो ऑफ रेलेवेंस। ओके, इट सेज दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट have few social and political responsibilities, so they should participate in action। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनकी भी कुछ सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, and they should participate in action। It talks about emphasis over synthesizing between facts and values। So all these are the credo of relevance। तो पहले आपने व्यवहारवाद समझाया, उसके बाद टर्न टू दी और कम टू दी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। थिंकर्स का नाम आप लिखे एक दो, जैसे डेविड ईस्टन का नाम आएगा ही आएगा। उसके बाद आप सीधे क्रीडो ऑफ रेलेवेंस को एक्सप्लेन कर दें। तो क्रीडो ऑफ रेलेवेंस मींस जो फीचर्स हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म में उनको आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना। सो दिस इज हाउ दिस आंसर विल गो। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीनों आंसर डिस्कस करने हैं। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।